मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है दोस्तों, जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में पक्का छपने वाला है। आज हम मात्र 5 क्वेश्चन कराएंगे। 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एकदम आपके एग्ज़ाम में छपेगा तो छपेगा। अब इस 5 क्वेश्चन में हम आपको ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन छपेगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं छपेगा, लेकिन इन्हीं 5 में से 2 क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन को। हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को आधा अधूरा कीजिएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको मालूम नहीं चलेगा कि वीडियो में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन होता है, यानी 110 नंबर क्वेश्चन है, धमनी एवं शिरा में 3 अंतर लिखना है कि धमनी और शिरा में 3 अंतर क्या क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, धमनी और शिरा को हमने अलग अलग लिख लिया, ठीक है। धमनी क्या होता है कि हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। यानी हृदय से अंगों की ओर जो रक्त जाएगी, यानी रक्त नलिका जो जाएगी, उसको क्या कहते हैं? धमनी कहेंगे। लेकिन अंगों से होकर के हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? शिरा कहते हैं। याद रखिएगा, हृदय से आएगी सभी भागों में तो धमनी, और सभी भागों से हृदय की ओर जाएगी तो शिरा, ठीक है। अब देखिए, धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर होता है। रक्त का जो प्रवाह होता है, रक्त का जो बहाव होता है, वो धमनी में क्या होता है? हृदय से अंगों की ओर होता है। लेकिन शिरा में क्या होता है? शिरा में रक्त का जो प्रवाह होता है वो अंग से हृदय की ओर होता है। 2 अंतर हमें मिल गए यहाँ पे। तीसरा अंतर है कि धमनी की आंतरिक यानी भीतरी जो दीवारें होती है, भीति मतलब दीवारें होती है, वो क्या होती है? मोटी होती है, पेशीय होती है तथा लचीली होती है, ठीक है। लेकिन शिरा की बात करें तो शिरा की आंतरिक भीति जो होती है वो क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर साहब नस में सुई देते हैं, तो ये बताइए कि धमनी में देते हैं कि शिरा में देते हैं? तो शिरा में देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप लोग सुने होंगे कि घरों में जो आयोडीन खाया जाता है उसकी कमी कर दिया जाए, यानी शरीर में उसकी कमी हो जाए, तो हमारे पास कौन कौन सी बीमारी होगी और हम किस किस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। जो हमारे पास O2 ग्रंथि होती है उसको क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। तो हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपापचयन को थायरॉक्सिन नियंत्रित करता है। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन और वसा का उपापचय होता है, यानी पाचन की क्रिया होती है, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। हमारी वृद्धि जो होती है, हर पार्ट में जो वृद्धि होती है, उसकी संतुलन में कौन सहायक होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है? सहायक होता है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हमें क्या हो जाएगा? ग्वाइटर से ग्रसित हो जाएंगे, यानी घेघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेघा रोग हो जाएगा। इस बीमारी का लक्षण क्या है? अगर किसी आदमी को बीमारी हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि उसको ग्वाइटर हुआ है यानी घेघा रोग हुआ है? तो फूली हुई गर्दन हो जाएगी, या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र या गोलक हो सकते हैं। बाहर की ओर आँख हो जाएगा, आँख का गोलक हो जाएगा, या फिर गर्दन के पास फूल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे क्या है कि इस व्यक्ति को आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो ग्वाइटर हुआ है, यानी घेघा रोग हुआ है, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए
किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि जो जल में जीव रहते हैं आखिर वो कैसे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। ऐसे में तो स्थलीय जीव तो खींच लेते हैं फेफड़ों द्वारा, स्किन द्वारा, लेकिन जलीय जीव कैसे शोषण करते हैं, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, स्थलीय जीव जो है उस शोषण क्रिया के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, फेफड़े का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो जलीय जीव होते हैं उनको शोषण क्रिया के लिए गिल्स यानी गलफड़े की आवश्यकता होती है। गलफड़ क्या होते हैं, गलफड़ में आपने देखा होगा कि स्पंज की तरह होता है। इससे क्या होता है, पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेने की क्षमता होती है और खींच कर अपना शोषण की क्रिया कर लेते हैं। गिल्स क्या होता है, एक विशेष प्रकार के शोषण अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग शोषण के लिए करते हैं। जबकि स्थलीय जीव क्या है, यानी मानव जो क्या है, उस शोषण अंग यानी नासिका यानी नाक के छिद्र द्वारा या श्वसन नली या फेफड़ों की मदद से शोषण की क्रिया को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताना है कि पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है। देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने में, यानी जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसको कायम रखने में अपघटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे भूमिका है, देखिए, यह पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर तथा अन्य वज्र पदार्थों का जीवाणुओं और कौके के द्वारा अपघटन करता है। अगर मान लीजिए कोई जानवर मर गया किसी जंगल में, या फिर कोई आदमी मर जाता है, या कीड़ा, कोई भी बड़ा कीड़ा या कोई भी बड़ा जानवर मर जाता है, अगर उसका अपघटन नहीं होता तो सड़ के वहाँ पे क्या होता, अनेकों बीमारी उत्पन्न कर लेता। इसलिए उसका अपघटन क्या है, बहुत जरूरी है, जीवाणुओं और कौकों के द्वारा। ये क्या है, जीवाणु मृत जीवों के शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अकार्बनिक तत्वों से मुक्त कर देते हैं जो विभिन्न गैसों के रूप में वायुमंडल में चले जाते हैं। अन्य ठोस एवं द्रव्य पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार अपघटक पारिस्थितिक संतुलन कायम करने का प्रयास करते हैं। अगर छोटे जीव नहीं होते तो बड़े जीव के मृत शरीर को कौन अपघटित करता, ऐसे ही सड़ जाते, ऐसे ही कीड़ा होके चारों ओर उड़ते और तरह तरह की बीमारियां फैलती। इसलिए क्या कहते हैं, छोटे कीड़े क्या होते हैं, उनको खा जाते हैं और पचा जाते हैं और एक अलग प्रकार का गैस उत्पन्न करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिससे सारा का सारा पर्यावरण संतुलन बना रहता है और हम बीमारी से बच जाते हैं। आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्सर्जन क्या है, इसके दो प्रमुख अंगों का वर्णन करना है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं उसको पचने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बनते हैं उनको बाहर की ओर फेंक देना ही, बाहर की ओर त्याग देना ही क्या है, उत्सर्जन है। ठीक है, उत्सर्जन के लिए देखिए बहुत कुछ है, फेफड़ा है, गिल्स है, श्वसन नलिका है, और हमारे लिए क्या है, सबसे सुंदर काम करता है ब्रिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन यानी ब्रिक यानी किडनी कहते हैं। आइए, सजीवों के शरीर से उपापचय के समय बने हुए या विमुक्त हुए ठोस द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों को जीवधारी के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन श्वसन अंग जैसे फेफड़ा, गिल्स, श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। मनुष्य में जो ब्रिक है एक क्या है, उत्सर्जी अंग है जिससे संबंध है। ठीक है, इस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, बहुत सारी अंग होती है। जैसे आपको हम बताते हैं, मूत्रवाहिनियाँ हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, इस प्रकार के मल द्वार भी उत्सर्जी अंग है जो भोजन के पाचन के फलस्वरूप बचे वज्र पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। देखिए, जितना क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए आप इन 5 क्वेश्चन को एकदम रट कर पी जाइए। देखिए, क्वेश्चन देने का तरीका आपको दिमाग में आना चाहिए। ऐसा हम बताए हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हम क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिखेंगे। हम चाहेंगे तो अपने मन से भी जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए, जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो उस पर लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो आपको हम जिस तरह समझाए हैं, आपको जिस तरह समझ में आया है वैसे एग्जाम हॉल में जाइए और लिखिए और पूरा का पूरा नंबर पाइए। आपको एग्जाम हॉल में जाने से डरना नहीं है, बुझे कि हम खेलने जा रहे हैं। जो डर गया वो मर गया, डरना नहीं है। अब तो जो होना है तो हो के रहेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं ना,
पक्का जो बंदा पढ़ रहा होगा ना, पक्का बता रहे हैं, 80 नंबर का एग्जाम होता है ना, तो पक्का पक्का 75 यानी 75 नंबर ठोक के आएगा, मेरा पूरा का पूरा दावा है, अगर मेरा कंटिन्यू क्लास कर रहा है तो। चलिए हम इसी के साथ फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।